हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास मेगा डिजास्टर ऑफ इंडिया। मीन्स जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में क्या हमें डिस्कस करना है कि आज तक के जो हमारे पास मेगा डिजास्टर हैपन हुए हैं आवर कंट्री इंडिया में, हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में हमने उस डिजास्टर के बारे में देखना है कि क्या क्या उससे नुकसान हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी और उस डिजास्टर से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हमें ये चीज पता है कि डिस्प्यूट द फैक्ट दैट ह्यूमन हैव मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द वेरियस एस्पेक्ट, कि हमारे जो ह्यूमंस हैं या फिर हम ये बोलें कि हम जो ह्यूमन हैं ये क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेमेंडस प्रोग्रेस किए हैं, कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या किए हैं, प्रोग्रेस किए हैं। अब ये जो खतरनाक जो प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुआ है वो वेरियस फील्ड में हुआ है। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है, या फिर हम जैसे देख लें कि ट्रांसपोर्टेशन में कि पहले लोग क्या करते थे, जानवरों के थ्रू यातायात करते थे, लेकिन आज हमारे पास क्या है, एरोप्लेन है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विद इन फ्यू आवर पूरी कंट्री का चक्कर ले सकते हैं, पूरी कंट्री घूम सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हमारे पास किसी भी टर्म्स में बात करें किसी भी टेक्नोलॉजी के, तो उस टेक्नोलॉजी में हमारे क्या हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ हुए हैं। लेकिन इतने ग्रोथ होने के बावजूद जो हमारे पास देयर इज नो एरिया वेयर दे हैव नॉट मीट एबल द सरपास दैट द सुप्रीमेसी ऑफ नेचर, कि हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ तो किए, हर एक फील्ड में ग्रोथ किए, लेकिन फिर भी आज तक कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे क्या है, दे हैव नॉट बीन एबल, कि वहाँ पे कभी भी कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वो क्या करें, एबल हो सके हो किस फील्ड में, कि हम क्या करें, सरपास कर जाएं, उससे भी आगे चल जाए। किसकी बात हो रही है, जो सुपरमेसी है हमारे पास, जो नेचर का प्रभुत्व है, नेचर की जो सर्वोच्चता है, उससे कहीं ह्यूमन क्या करें, आगे चल जाए। ऐसा अभी तक हैव नॉट बीन सीन, ऐसा कभी हुआ नहीं है। डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं, डेवलपमेंट होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो नेचर के ऊपर भी क्या करे, अपना वर्चस्व कायम कर सके, अपना प्रभुत्व कायम कर सके। हमेशा क्या रहा है, नेचर ही सुप्रीमेसी में रहा है, नेचर का ही प्रभुत्व हमारे इंसानों के ऊपर रहा है। नेचर हैज ऑलवेज प्रूव, क्या नेचर ने हमेशा प्रूव किया है कि ये क्या है, मच मोर पावरफुल देन द ह्यूमन रेस, कि हमारे जो ह्यूमंस हैं जितने भी टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा क्या है, ये पावरफुल है, हमारे जो नेचर ने ये प्रूव कर दिया है। इवन दो देयर हैव ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट हुए हैं, तो ये एडवांसमेंट हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट हुए थे, साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए हैं, टेक्निकल और साइंटिफिक अचीवमेंट भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमेशा यही प्रूव किया है कि जो नेचर है वो ऑलवेज ह्यूमन की रेस से कहीं बहुत आगे है। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वेदर फोरकास्ट टेक्निक, हम अगर एग्जांपल देखें कि वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स है हमारे पास, कि जिससे क्या कर सकते हैं, डिजास्टर एट मेनी टाइम्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग टेक्निक होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिजास्टर होते हैं वो कभी भी कंट्रोल या प्रिवेंट नहीं हो पाते हैं। इन टूडेज एज द नेचुरल क्लाइमेट इन द फॉर्म ऑफ फ्लड, सुनामी, फेमिन, ये सारी चीजें आज के दिनों में भी क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। क्या क्या चीजें, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखे हैं कि फ्लड देखने को मिलता है, बाढ़ आती रहती है, सुनामी जाती रहती है, अकाल पड़ते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, अर्थक्वेक होती रहती है, और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार हमें ये चीज भी है सीन, की बार बार हमें ये देखने को मिलता है, हमें पढ़ने को मिलता है कि जो मेनी नेचुरल डिजास्टर हैं, कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हैं हमारी कंट्री में हुए हैं और मे भी पॉसिबिलिटी आगे भी हो सकते हैं। तो हम इस चीज को प्रिवेंट कर पाएंगे कि क्या क्या चीजें करेंगे, इसके लिए हम क्या चीजें, कि हमें अगर आगे कुछ उस चीज से बचनी है तो हमें क्या क्या जो प्रीवियस डिजास्टर हुए हैं उससे कहीं ना कोई सीख लेनी है। तो वी हैव कॉज ए ग्रेट, हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास बहुत ही सारा विनाश होता है, इसमें सोसाइटी में लोग थाउजेंड ऑफ लोग मरते हैं, थाउजेंड लोगों की जाने रहती हैं, थाउजेंड लोग अपनी घर खो देते हैं, और थाउजेंड लोगों की प्रॉपर्टी निकालते हैं, लाखों करोड़ों की हमारी प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 10 मोस्ट डेंजरस नेचुरल हैजार्ड्स, कि 10 नेचुरल हैजार्ड, यहाँ पे मैन मेड हैजार्ड या आर्टिफिशियल हैजार्ड या एंथ्रोपोजेनिक हैजार्ड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया में हैपन हुए हैं 10 मोस्ट नेचुरल डिजास्टर जो आज तक अकरिंग हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एक एक करके। सीरियल नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, कश्मीर फ्लड की बात हो रही है। कब ये हैपन हुआ था, ईयर 2014 में।
अफेक्टेड एरिया कौन कौन सा था? श्रीनगर, बांदीपुर, राजौरी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे क्या हुआ था, इफेक्ट देखने को मिला था। यहाँ पे जो डेथ ट्रोल हुई थी, ट्रोल कमी रिसेंटली जो वहाँ पे काउंट हुई थी वो क्या है, 500 प्लस 500 ज्यादा लोगों क्या हुए थे, तत्काल उनकी डेथ हुई थी। अब ये हुआ क्यों था? कॉज बाई क्या है, कंटिन्यूअस टोरेंटियल रेनफॉल की बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या हुआ था, कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रहा था कश्मीर रीजन में। कौन से कब? सितंबर 2014 में, जिसके चलते क्या हुआ था, वहाँ पे मैसिव फ्लड हो गया कि लार्ज क्वांटिटी में क्या हो गई, फ्लडिंग हो गई। और जिसके चलते क्या हुआ कि जो डेथ था अराउंड 500 पीपल्स की क्या हो गई, मौत हो गई। वहाँ पे भी क्या था, 100 ऑफ पीपल वह क्या हो गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे किसी किसी घरों में। और वहाँ तक कुछ दिनों तक उनको विदाउट फूड और वाटर के भी क्या किया गया था, सरवाइव किया गया था। अगर रिपोर्ट की बात करें तो अराउंड 2600 विलेज अफेक्टेड हुए थे जम्मू कश्मीर में। जो कश्मीर के खुद, कश्मीर में क्या हुए थे, 2600 विलेज अफेक्टेड हुए थे। कश्मीर के खुद में क्या होते, 390 विलेजेज आर कम्प्लीटली सबमर्ज। की कश्मीर जो स्टेट था उसमें क्या हुआ था कि 390 जो विलेजेस थे वो क्या हो गए थे, कम्प्लीटली सबमर्ज हो गए थे, पानी में डूब गए थे। और अराउंड 5000 से 6000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी का एस्टिमेटेड लॉस देखने को था, 5 to 6,000 करोड़। ये लार्ज क्वांटिटी होती है। दूसरा हमारे पास देखने को मिला था उत्तराखंड का जो फ्लड हुआ था 2013 में। इसका जो अफेक्टेड एरिया था वो क्या था, हमारे पास गोविंद घाट, केदार डोम, रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड के हमारे पास कुछ एरिया और वेस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न नेपाल का कुछ पार्ट। इसमें जो डेथ हुई थी वो हुई थी अप्रोक्सीमेट 5000 प्लस लोगों की डेथ हुई थी। अब ये कब हैपन हुआ था? इन द ईयर 2013 उत्तराखंड सफर्ड फ्रॉम द मेजर कैटलिस्ट, जो हमारे पास कैटेस्ट्रोफिक नेचुरल डिजास्टर। तो जो हमारे पास नेचुरल डिजास्टर था, नेचुरल वो काफी हमारे पास क्लाइमेट थी, कोई हमारे पास आया था डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज डेडली क्लाउड बस्टर। वहाँ पे क्या होता है, अचानक से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या हुआ था, बादल फट गए थे, क्लाउड क्या हो गए थे, कर गए थे, इसीलिए क्या लिखा हुआ, क्लाउड बस्टर। अब बादल फटे थे तो इसके चलते क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वहाँ पे अचानक से क्या होगा, फ्लैश फ्लडिंग हो गई। फ्लैश मीन सडनली क्या हो गई, फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई किस रिवर में, गंगा रिवर में। और सडनली हैवी रेनफॉल का क्या किया कि आसपास का जो एरिया था उसमें क्या हुआ, लैंडस्लाइड की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिससे क्या हुआ, 1000 ऑफ पीपल मरे और 1000 मिसिंग है। आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई कि वो कहाँ गए, कैसे क्या हुआ। डेथ की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आई थी वो 5700 लोगों की आई थी कि ऑन स्पॉट उतने लोग मरे थे। एंड द फ्लड लैंडस्लाइड क्या हुआ था, लगातार कंटिन्यूअस 4 दिनों तक चला था, 14 से 17 जून 2013 पे। इसके अलावा कि मोर देन 1 लाख, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि 1 लाख जो हमारे पास यात्री थे, जो हमारे पास वो तीर्थ यात्री जो वहाँ पे गए थे, वो भी क्या हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे। जो वहाँ पे ले है, ले टू केदारनाथ की जो सराइन थी, उस सराइन में क्या किए गए थे, वो फंस गए थे, जो भी मंदिर था उसमें। तो ये जो प्लस द उत्तराखंड फ्लैश फ्लड इज कंसीडर्ड एज मोस्ट डेंजरस फ्लड जो हमारे पास इंडिया में आई है अब तक में, सबसे ज्यादा खतरनाक उसी को कंसीडर किया जाता है। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड हमारे पास है इंडियन ओशियन सुनामी। ये 2004 में आई थी और जो इसका अफेक्टेड पार्ट था वो क्या था, अंडमान और निकोबार का आइलैंड और साथ ही साथ श्रीलंका और इंडोनेशिया में देखने को मिला था। इसमें जो डेथ हुई थी, सरप्लस हुई थी, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो जो फॉलोइंग ए मेजर अर्थक्वेक इन 2004 देयर वाज ए ह्यूज सुनामी इन द इंडियन ओशियन, और जिसके चलते क्या हुआ था, लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी। इंडिया के साथ साथ जो नेबरिंग कंट्री थी श्रीलंका और इंडोनेशिया, वहां पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता था। द अर्थक्वेक हैड इट्स एपिसेंटर इन द ओशियन बेड। उसका एपिसेंटर कहाँ था, ओशियन में था अर्थक्वेक का, जिसके चलते क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव हमारे पास जो विनाशकारी सुनामी वहां से जनरेट हो गई। द मैग्नीट्यूड वाज मेजर बिटवीन 9.1 to 9.3। ये किसकी मैग्नीट्यूड है, ये रिक्टर स्केल पे हमारे पास अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड है। और ये जो मैग्नीट्यूड आया था ये क्या हुआ था, एट लीस्ट मीन्स लगातार ये कंटिन्यूअस क्या हुआ था, 10 मिनट्स तक इसका इफेक्ट देखने को मिला था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट क्या हुआ था, अर्थक्वेक जो हमारे पास हैपन हुआ है आज तक अर्थ पे, उसमें थर्ड लार्जेस्ट था। द इम्पैक्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू एनर्जी, जो हमारे पास 23,000 हिरोशिमा और जो हमारे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिरे थे उसके कंपेरिजन किया जाए तो क्या हुआ था, 23 गुना ज्यादा हमारे पास क्या हुई थी, 23,000 मोर टाइम एनर्जी वहां से प्रोड्यूस हुई थी। तो ये हमारे पास, अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
जो फोर्थ है वो है हमारे पास गुजरात अर्थक्वेक, जो ईयर 2001 में आया था। अफेक्टेड एरिया सब बहुत है अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत, राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जामनगर, जोड़िया, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब ये कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो गुजरात वाज अफेक्टेड इज अ मैसिव अर्थक्वेक। कब हुआ था? ये जो हमारे पास 26 जनवरी 2001 को जब इंडिया क्या कर रहा था, अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था। और कौन सा रिपब्लिक डे था? 51 रिपब्लिक डे था। तभी ये क्या हुआ था, वहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 7.6 से 7.9 रिक्टर स्केल पे थी। एंड एटलीस्ट इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 2 मिनट कंटिन्यूस स्केल की वहाँ पे क्या हुआ था, मैसिव अर्थक्वेक आया था। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहाँ पे 20,000 से ज्यादा पीपल उनकी लाइफ लॉस हुई थी। और जो एस्टिमेटेड जो अराउंड इंजरी की बात किया था, 1,67,000 लोग इंजर्ड हुए थे। और 4 लाख से ज्यादा लोगों ने क्या किया था, अपना हर घर खो दिया था इस डिजास्टर के चलते। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजास्टर है हमारे पास है वो उड़ीसा सुपर साइक्लोन, जो 1999 में क्या हुआ था, हैपन हुआ था। अफेक्टेड एरिया क्या था? कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में समुद्री तट कहाँ कहाँ हमारे पास, भद्राक है, केंद्र है, बालसोर है, ये सारी की सारी चीजें उनकी पूरी है। ये उड़ीसा का मोस्टली पार्ट क्या है था, इसमें अफेक्टेड था। अब वन ऑफ द डेडेस्ट मीन्स इससे ज्यादा जो हमारे पास डेथ किसी और टाइप पे हमारे पास हैपन नहीं हुई थी। तो जो डेडेस्ट स्टॉर्म अफेक्टेड हुआ था स्टेट ऑफ उड़ीसा में, कब? 1999 में, 1999 में। ऑल्सो नोन एज, इसको एक अलग नाम से जानते हो, क्या था? पारादीप साइक्लोन। इसको एक नया नाम दिया गया था, पारादीप साइक्लोन। दिस साइक्लोन कॉज डेथ मोर देन क्या है, 10,000। यहाँ पे क्या हुआ था, 10,000 से लोगों 10,000 से ज्यादा लोगों की क्या हुई थी, वहाँ पे जान चली गई थी। एंड मोर देन 2.5 लाख लोग क्या हुए थे, वहाँ पे अपना घर डिस्ट्रॉय किए थे। 1.67 मिलियन पीपल क्या हुए थे, वहाँ पे अपने घर से क्या हुआ, उनका घर खो दिया था उन्होंने। इसके अलावा जब ये साइक्लोन पीक इंटेंसिटी पे पहुंचा था, तो इट बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ इंडियन बेसिन। तो उस समय ये नॉर्थ इंडियन बेसिन का क्या था, सबसे खतरनाक क्या था, साइक्लोन था। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है लाथुर अर्थक्वेक। और लाथुर अर्थक्वेक कब आया था? 1993 में आया था। अफेक्टेड एरिया क्या था? लाथुर था और उस्मानाबाद था। दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या है, महाराष्ट्र में है। इसमें भी डेथ जो हुई थी 20,000 से प्लस हुई थी। दिस वाज वन ऑफ द डेडिएस्ट अर्थक्वेक हिट विद द लाथुर। लाथुर जो है महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, 1993 में आया था। इसमें ऑलमोस्ट 20,000 लोग क्या हुए थे, डेथ हुए थे। और अराउंड 30,000 लोग क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। इसमें क्या था, द अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो थी 6.4 रिक्टर स्केल पे थी। इसके चलते क्या हुआ था, लार्ज स्केल पे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई थी। 1000 ऑफ बिल्डिंग क्या हुई थी, कोलैप्स हो गई थी। और मोर देन 15 विलेज क्या हुए थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, जहाँ पे इसका एपिसेंटर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अभी तक का ग्रेट फेमाइन, जो अकाल पड़ा था, कब की बात हो रही है, 1876 से 1878 की बात हो रही है। उस समय हमारा जो देश था वो ब्रिटिशों का गुलाम था। तो उस समय इंडिया में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी पे। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिला था, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे। जिसमें जो डेथ थी वो अकाल के चलते, भुखमरी के चलते 3 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हुए थे, डेथ हुई थी। इसमें क्या था, साउदर्न था और साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अफेक्टेड बाय द मेजर फेमाइन। कब की, जो 1876 से लेकर 1878 के बीच में, विच किल्ड नियरली 3 करोड़ पीपल। जिसमें 3 करोड़ पीपल, उस समय के 3 करोड़ पीपल, आज की क्वांटिटी के हिसाब से उस समय की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। The famine, which first started in the China, spread over to India and affected million of the people. सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, चाइना से ये स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे कहाँ फैल गया, इस पूरे इंडिया में फैल गया। क्या अकाल की बात हो रही है, फेमाइन की बात हो रही है। तो ये 1876 से 1878 की बात करें। अभी रिसेंटली बात करें तो चाइना में अगेन क्या हुआ था, अगेन जो वहाँ पे कोरोना के चलते क्या हो रहा है, फूड क्राइसिस चालू हो गए हैं। फूड क्राइसिस मीन वहाँ पे क्या हो गई, खाने का जो सामान है उसकी कमी होने लगी है। जिसके चलते चाइना ने 18 अगस्त को क्या किया था, 18 अगस्त को उन्होंने 39 कंट्री के साथ टाई अप किया है। किसके लिए, फूड के लिए। तो फूड के लिए उन्होंने 39 कंट्री का क्या किया, टाई अप किया कि उनको फूड की अवेलेबिलिटी हो। तो वहाँ पे अगेन क्या हो गया कि फूड क्राइसिस होने लगी है, फूड का अकाल होने लगा है। तो ये अकाल के चलते क्या होता है, इंडिया में 3 करोड़ लोग मरे थे। किस कौन से ईयर में, 1876 से लेके 1878 के बीच में। इसके अलावा हमारे पास कोरिंगा साइक्लोन की बात करें जो 1839 में हैपन हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, कोरिंगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इसमें
3.5 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए थे, अफेक्टेड हुए थे। इंडिया वाज अफेक्टेड बाई कोरिंगा साइक्लोन, और ये कहाँ हुआ था, इन द हार्बर सिटी ऑफ द कोरिंगा, आंध्र प्रदेश में, जिसमें क्या हुआ था, किल्ड एट जो था उसमें 3.2 लाख लोग क्या हुए थे, 3.5 लाख लोग क्या हुए थे, उसमें डेथ हुए थे। और मोर देन 25,000 वेसल वाल क्या हुए थे, वेसल थे वो पूरे के पूरे क्या हुए थे, वहाँ पे रैन हो गए थे, धुल गए थे सारी की सारी चीजें। इसके अलावा वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर इन द, जो हमारे पास इंडिया में देखने को मिली, ये कोरिंगा हमारे पास साइक्लोन था। तो कुछ समय लोगों के पास 1839 में ज्यादा डेवलपमेंट की चीजें भी नहीं थी, ज्यादा उनके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे। द साइक्लोन स्ट्रक द टीनी सिटी, बहुत छोटी सी सिटी थी हमारे पास कोरिंगा, जो कि गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे चीजें हैपन हुई थी, वहाँ पे चीजें देखने को मिली थी, और एक उस समय का सबसे बिगेस्ट डिजास्टर माना गया था इस चीज को। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कलकत्ता साइक्लोन का। कलकत्ता साइक्लोन 37 में हैपन हुआ था। जो एरिया इफेक्टेड था उस साइक्लोन के चलते क्या था, लो लाइन एरिया इफेक्टेड हुआ था। इसमें 3 लाख से ज्यादा लोग क्या हुए थे, जिनकी डेथ हुई थी। कोलकाता जो है किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। तो हुगली नदी में क्या हुआ था, हुगली रिवर में क्या हुआ था, साइक्लोन जनरेट हुआ था, और ये क्या था, मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया विच इफेक्टेड कोलकाता को देखने को मिला है। इस में क्या हुआ था कि मेनी पीपल वाज किल्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ शिप्स जो होते थे, ऑलमोस्ट 20,000 डॉकर्स और हार्बर्स क्या हुए थे, पूरे के पूरे डैमेज हो गए थे। जो बंदरगाह थे, जो छोटे छोटे पोर्ट थे, पूरी तरह से क्या हुए थे, तबाह हो गए थे। ऑल्सो रिफर्ड है, जिसको कलकत्ता साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता था। और कहाँ पे इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला था, जो लो लाइन एरिया है, जिनकी हमारे पास एलिवेशन कम है। इन द कलकत्ता रीजन में क्या कहता है, बैडली इफेक्ट डाला था। दिस साइक्लोन जो हमारे पास 3 लाख तरीके 3.5 लाख पीपल के रीजन में क्या हुआ था, वहाँ पे लोग डेथ हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी। आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट था जो बंगाल में फेमाइन आया था 1770 में और 1943 में। तो उस समय 2 बार बंगाल में क्या हुआ था, अकाल पड़ी है, एक तो पहले 1770 में और एक 1943 में। इफेक्टेड एरिया जो था बंगाल, उड़ीसा और बिहार था, और जो डेथ हुई थी वो 1 करोड़ लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी उस अकाल के चलते। द मैसिव फेमाइन अफेक्टेड द प्री इंडिपेंडेंट, आजादी से पहले की बात हो रही तो स्टेट ऑफ बंगाल, क्योंकि 1943 की बात हो रही है, हमें आजादी 1947 में मिली। तो जस्ट 4 ईयर्स पहले जो स्टेट ऑफ बंगाल था एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा और बिहार में भी क्या देखने को मिला था, इस फेमाइन का, इस अकाल का देखने को मिला था। द ईयर 77 जो हमारे पास 1770 था, एंड एक्सटेंड जो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 ईयर की और बात करें तो 73 था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल डिजास्टर टू हिट इंडिया, जो इंडिया को क्या किया था, हिट किया था, क्या था, फेमाइन, अकाल पड़ी थी उस समय, भूखमरी आ गई थी। लेट टू द डेथ 1 करोड़ पीपल ड्यू टू हंगर, भूखमरी के चलते वहां पे क्या होते, भूख के चलते लोग क्या होते, 1 करोड़ लोग वहां पे डेथ कर गए थे। प्यास के चलते, भूख प्यास और डिफरेंट जब भूख प्यास नहीं रही तो वहाँ पे डिफरेंट एक बार आदमी मर गया भूख प्यास से, तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हुई थी, जिसके चलते डिफरेंट डिजीज पैदा हुए, और उसके चलते क्या हुए, तो वहाँ के पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई थी 30 मिलियन तक की। द बंगाल जो प्रोविडेंस था वो क्या था, प्री पार्टीशन के क्या था, ब्रिटिश के अंदर था। और ये जो वाज अफेक्टेड बाई अनदर फेमाइन की, जो अभी भी ब्रिटिश के अंदर ही था, 1770 में भी था कि जो हैपन हुआ था। तो जो ये दूसरा बार हैपन हुआ था 1943 में, इस समय कौन सा ब्रिटिश राज था, और अराउंड 4 मिलियन पीपल क्या हुए थे, जो कर गए थे स्टारवेशन के चलते, भुखमरी के चलते। तो वहाँ पे डिफरेंट डिजीज के चलते क्या हुए थे, डेथ किए थे। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ रीजन डाइड बाई द डिजीज अफेक्टेड बाई द फेमाइन की, जो फेमाइन आई थी उसके चलते जो डिजीज हैपन हुआ था उसके क्या हुआ, बहुत सारे लोग मरे थे। अब ये सारी डिजास्टर का हमने अभी तक जितने इंडिया में हैपन हुए तो मोस्टली 10 हमने डिजास्टर देखे थे। वो 10 डिजास्टर से हमें अगर कहीं ना कोई अगर सीख नहीं मिली तो हम आगे ऐसे सिमिलर आने वाले डिजास्टर के बारे में हम उस चीज को बारे में कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए क्या है कि हम कहीं ना कहीं उससे क्या करें, कुछ ना कुछ स्टडी करें, जानकारी उठाएं, जानकारी जैसे भी मिले हम उस चीज को क्या करें, दोबारा से उस पर हम क्या करें, स्टडी करने के बाद कुछ ऐसी मिटिगेशन टेक्निक बनाए ताकि आने वाले समय में उस चीज को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया गया। तो उससे जो लोगों ने लर्न किया था, जो हमारे पास स्टडी हुई, उससे क्या सीखने को मिला था कि एक नया टर्म्स निकल के आया क्या, तो उसके बाद ही टर्म्स निकल के आया था क्या, रिस्क मैपिंग के बारे में, कि रिस्क मैपिंग होती क्या है, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं।
ये क्या है हमारे पास, कि लेसन लर्न किया हमने कि उससे क्या हुआ था, इंडिया में जितने भी हैपन हुए हैं उससे लेसन लर्न हुआ कि हम अगर किसी भी हैजार्ड का अगर रिस्क पता कर पाए कि किस किस एरिया में किस हैजार्ड की इंटेंसिटी कितनी है, रिस्क की अगर प्रॉपर मैपिंग कर पाए तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को क्या करेंगे, मिटिगेट कर पाएंगे, उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो रिस्क मैपिंग ये जो प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है, एनालिसिस ऑफ हैजार्ड की किसी भी टाइप का। अब यहाँ पे हैजार्ड है मीन्स, अब अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि एक हम बात करते हैं फ्लड का बात करते हैं और एक हम बात करते हैं ड्रॉट की बात करते हैं, दोनों क्या है यहाँ पे लिखा हूं मैं, एक तो हमारे पास क्या है फ्लड है, एक है हमारे पास फ्लड और दूसरा हमारे पास क्या है ड्रॉट, एक है बाढ़ और दूसरा है हमारे पास क्या सूखा। दोनों आपस में क्या है, आपस में दोनों के दोनों हैजार्ड हैं, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब फ्लड की बात कर लो और ड्रॉट की बात करो, दोनों में जो है हैजार्ड तो है लेकिन दोनों का अलग अलग सीक्वेंस है, दोनों को अफेक्ट करने का जो एरिया है वो अलग अलग है। जहाँ पे हाई इंटेंसिटी से क्या हुआ रेनफॉल हुआ तो फ्लड होगा, जहाँ पे रेनफॉल हुआ ही नहीं कई सालों तक क्या हुआ सूखा ही पड़ गया तो वहाँ पे क्या होगा ड्रॉट पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है डिपेंड कर रहे हैं रेनफॉल की इंटेंसिटी पे, मीन्स कहीं ना कहीं हमें जो हैजार्ड देखने को मिलता है एन टाइप ऑफ हैजार्ड होते हैं तो हमें क्या होगा हर हैजार्ड के लिए अलग अलग रिस्क होगा। बाढ़ जो आ रही है बारिश के पानी के चलते आ रही है और सूखा हो रहा है जो बारिश के पानी नहीं होने के चलते हो रहा है, तो हर हैजार्ड के लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा कुछ हैजार्ड से कितनी वल्नरेबिलिटी है किस किस एरिया में और उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कैसे पता करेंगे थ्रू साइंटिफिक मेथोलॉजी प्रीवियस स्टडी की है। इसके बाद हम डिफरेंट उस पर क्या करते हैं सॉफ्टवेयर चूज किया जाता है कि आने वाले अगर चीजों में ये चीजें हैपन हुई तो हम उस चीज को कैसे कितना इफेक्ट आएगा, कितनी क्या चीजें होगी, तो इसके लिए बहुत सारे डाटा साइंस का यूज किया जाता है और उसके इफेक्ट को देखा जाता है। इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैप प्रिपरेशन इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड पैरामीटर की बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं रिस्क मैपिंग देखने से पहले ऐसा नहीं है कि हम किसी हैजार्ड को गए और सीधे गए और वहाँ पे क्या किया उसको मेजर करके चले आए, तो बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं कि पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम क्या करेंगे ये रिस्क मैपिंग का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब कैसे कैसे कि किस टाइप का वो हैजार्ड है, हैजार्ड की कैटेगरी भी होनी चाहिए कि किस टाइप का हैजार्ड है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है लोगों को हार्म करने की, तो इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम उसकी रिस्क मैपिंग करते हैं। हेंस द प्रिपरेशन ऑफ मल्टी हैजार्ड रिस्क, हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका मल्टी हैजार्ड रिस्क मैप, क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एलिमेंट ऑन द सेवरल हैजार्ड, कि हम क्या करेंगे कि हर एक हैजार्ड का जो कितना रिस्क हुआ उसके भी बेस क्या करेंगे रिस्क मैप बनाते हैं जिसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है ऑल टाइप ऑफ रिस्क एलिमेंट का, कि हम हर एलिमेंट के बेसिस पे डिस्कस करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टेंट इन द रिस्क मैप प्रिपरेशन की, अगर रिस्क मैप प्रिपरेशन का अगर हम बन गया तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ऑब्वियसली इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका यूज कहाँ करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉर द एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि जब अगर हमारे पास प्रॉपर मैप आ जाएगा तो इसका डेफिनेटली यूज कहाँ होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा और उसके चलते क्या हो जाएगा हमारे पास डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक्टिविटी हैपन हो जाएगी, जिसके चलते क्या होगा जो इसका इफेक्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा, जो इससे लोग मर रहे थे वो क्या हो जाएंगे मरने कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा मरना, इफेक्ट तो होगा लेकिन क्या होगा मिनिमाइज हो जाएगा, जहाँ पे करोड़ों लोग मरते थे वहाँ 100 लोग मरेंगे, 2000 लोग मरेंगे। तो ये चीजें थी रिस्क मैपिंग के बारे में। इसके जो फैक्ट बात करें, वन ऑफ द की एक्शन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद रिस्क, जो हमारे पास डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, मैप विल भी क्या होता था ऑर्गेनाइज करते हैं किसके लिए अर्बन स्पेसेस के लिए, जिसके चलते क्या होगा वो अर्बन जो मोनोपोली है जो हमारे पास मोनोपोली है तो उसको क्या करेंगे उसको रिड्यूस करेंगे। अब मोनोपोलॉजी क्या होती है एक हमारे पास ये बोल सकते हैं कि हम क्या जिसमें क्या कर सकते हैं कि डिजाइन देखते हैं कि किसी भी स्टेप हम क्या कि हमारे पास जो डिजाइन है उस एरिया का कैसा है उसकी आकृति देखी जाती है, स्टेप देखा जाता है और उस स्टेप के बेसिस पे हमें क्या करना होता है सेवरल डिजास्टर मैप जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उस चीज का हम क्या करते हैं उसमें इंप्लीमेंट करते हैं। रिस्क मैपिंग टेक्नोलॉजी विल ब्रिज द गैप करेंटली एग्जिस्टिंग इन द अर्बन सेटलमेंट एंड हैजार्ड मैपिंग, तो जो करंटली सिचुएशन है उसके बीच में और जो हमारे पास हैजार्ड है उसके बीच में क्या करता है एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा रिस्क मैपिंग। द मैपिंग टेक्नोलॉजी विल अलाउ द डिसीजन मेकर टू कैरी आउट देयर वर्क मोर रिएक्शनली, तो क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी कैरी कर पाएंगे बाय अडॉप्टिंग मोर साइंटिफिक प्रोसेस की, अगर हमें जब पता है कि यहाँ पे ये चीजें हैपन हो रही तो हम उसको क्या कर सकते हैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक
जो डिजास्टर से रिस्क रिडक्शन है वो क्या होगा, अर्बन सेटलमेंट में, अर्बन एरिया में भी क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अब हम, ये तो आज का टॉपिक था, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा कि जो हमारे पास मेजर डिजास्टर इंडिया के उसके बारे में देखा, और जो डिजास्टर के थ्रू होने वाले लॉसेस थे, और उसके बाद हमने उसके लेसन लर्न देखे कि हमने क्या सीखा। तो हमने रिस्क मैपिंग के बारे में सीखा था कि रिस्क मैपिंग होती क्या है, कैसे होती है। ये चीजें हमने आज के लेक्चर में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की, कि अभी हमने यहाँ पे जो टर्म्स निकल के आ रहे हैं कि रिस्क मैपिंग का यूज सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा। तो रिस्क, यहाँ पे हमने देखा था एक टर्म्स की, जो अगर हम यहाँ पे रिस्क मैपिंग कर रहे हैं तो उस रिस्क मैपिंग का यूज कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब डिजास्टर मैनेजमेंट नाम से ही पता है कि क्या करना है, हमें डिजास्टर को मैनेज करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ एक साइकिल होगा, उसी साइकिल को अगर हम फॉलो करें तो पूरा का पूरा हमारे पास डिजास्टर क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो उस साइकिल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे